नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। मंत्री मदन सहनी ने साफ तौर पर कहा कि मैं एहसान फरामोश नहीं हूं, नीतीश कुमार से मुलाकात करूंगा जिसमें अपनी पूरी बात रखूंगा। देखिए, मदन सहनी ने यह भी कहा कि मेरे नेता नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ने ही उन्हें पहचान दिलाई है। देखिए, मदन सहनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। मैं नीतीश कुमार के साथ हूं, पटना पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात होगी, जिसके बाद मान मनौवल के बाद मदन सहनी अपना इस्तीफा वापस ले सकते हैं। करते हैं मदन सहनी जी से। मदन सहनी जी, आपने इस्तीफे की पेशकश की थी, अभी क्या माना जाए? क्या सब कुछ ठीक हो गया है? आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखिए, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, चूँकि सरकारी जो तंत्र हैं उनकी कार्यशैली सही नहीं है और हम लोग उससे बहुत ज़्यादा आहत हैं और इसलिए इतना कड़ा निर्णय हमने लिया है और उस निर्णय पर हम आज भी कायम हैं। अगर इस कार्यशैली में सुधार नहीं किया गया, खास करके जो वर्तमान में हम लोग के विभाग से संबंधित मामला है, उस पर हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर उस काम में अगर हमारा दोष है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता दे कि आप दोषी हैं, नहीं अगर अफसर का दोष है तो ये भी वो बोल दे कि अफसर का दोष है और उस पर कार्रवाई करे। दोनों में से एक इंसाफ वो करे कि आखिर दोषी कौन है और मनमानी कौन कर रहे हैं। हम हर हाल में पार्टी के साथ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। हम अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम इस्तीफा पर आज भी कायम है, बशर्ते कि अगर इंसाफ हो जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके हम इस पर जरूर विचार करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे दिल्ली से लौटने के बाद? यहाँ से लौटने के बाद हम सबसे पहले अपने नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी से मिलेंगे और सारे घटनाक्रम को हम उनसे को अवगत भी कराएंगे। वैसे संचिका के माध्यम से भी उनको हमको लगता है कि मामले की जानकारी हो चुकी है। आपको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? नीतीश कुमार आपकी बातों को सुनते हैं, मुख्यमंत्री आप उनको नेता मानते हैं, अगर सब कुछ सुनते हैं तो क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? पूरा भरोसा है, चूँकि सभी की बात को सुनते हैं और सबके साथ इंसाफ करते हैं, तो हम उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं और उनके साथ लगातार हम लोग जो है उनके नेतृत्व में काम किए हैं। तो जब पूरे बिहार के जनता के साथ उनका इंसाफ होता है तो हमको लगता है कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो करेंगे, जो निश्चित रूप से करेंगे। आपको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो आपके नेता हैं सब कुछ ठीक कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वहाँ पर इंसाफ मिलेगा? सब कुछ तो ठीक करते ही रहते हैं ना, जो भी समस्या होता है उसका समाधान करते हैं, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा और अफसरशाही इतना हावी हो जाएगा कि जो नियम संगत काम है वो भी नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को लगता है कि हम लोग को मंत्री रहना व्यर्थ है। तो इसी स्थिति में हम लोग को इस स्तर पर पहुँचना पड़ता है। एक सवाल है कि दिल्ली में आने के बाद चर्चा हो रही थी कि लालू यादव से आप मुलाकात कर सकते हैं, इस तरह की खबरें चल रही थी, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप दूसरे विपक्षी दल के नेताओं से मुलाकात करेंगे या फिर केवल ये सही भ्रामक चीज़ है? जिस दिन हमने इस्तीफे की घोषणा की थी, हमने उसी दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम विभाग के कार्यशैली से, अफसर के कार्यशैली से दुखी होकर के हम इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली से दुखी हैं या अपने पार्टी नेतृत्व से दुखी है। हमने उसी दिन स्पष्ट किया था कि हम मंत्री नहीं भी रहेंगे फिर भी एक विधायक के रूप में हमारे नेता नीतीश कुमार जी रहेंगे और हमको नहीं लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी को इसमें घसीटना चाहिए। हमको उनसे दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है और न ही उन्होंने हमसे कोई संपर्क किया है, इसलिए यह सरासर गलत बात है। आपके नेता नीतीश कुमार ही हैं, नीतीश कुमार के प्रति आस्था अभी आपकी उसी तरह से है, जेडीयू में उसी तरह से आस्था है जैसे पहले थी? उनके द्वारा ही हम लोग को इतना पहचान दिया गया है, इस जगह पर पहुंचाया गया है, तो हम लोग जो है सो एहसान फरामोश नहीं है, हर हाल में हम उनके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हैं, जिनका कहना है कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, उनके प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हैं। हालांकि ये पटना लौटने के बाद, दिल्ली में भी हैं, दिल्ली से पटना लौटने के बाद मुख्यमंत्री से अपनी बात जो
है इनके दिमाग में जो बातें हैं जिसका इन्होंने जिक्र किया था, उस बात को रखेंगे, अफसरशाही के मुद्दे को उठाएंगे। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए, इस पूरे मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का भी एक बयान सामने आया है। आरसीपी सिंह ने कहा है कि मदन सहनी की कुछ नाराजगी थी तो मीडिया के सामने कह दिया, लेकिन पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। वहीं तेजस्वी के दावे पर जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि वे बहुत दिनों से दावा कर रहे हैं, सरकार स्थिर है और चलेगी। मैंने कई बार कहा आपको कि बहुत गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। एक ही बात को बार बार क्या कहा। अच्छा सुनिए, देखिए, अपना घर है, कोई नाराज है, अपनी बात मुखिया के सामने कहता है, ऐसी कौन सी बात है? आपका घर में नाराजगी नहीं होती है क्या? देखिए, मैंने स्पष्ट किया आपको कि सरकार यहाँ स्थिर है, चलेगी। जनता ने वोट दिया है बिहार को विकसित प्रदेश बनाने का, उस पर सब लोग नहीं नाराज होकर दिल्ली चले जाते हैं। और अच्छा, तो एक बात बताइए, अच्छा है कि लालू से मिल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, सुनिए अच्छा ये बताइए, पब्लिक लाइफ में है, आप किससे मिलते हैं, किससे बताते हैं? हम लोग का हाउस चलता है, राज्यसभा चलता है ना, कौन पार्टी के नेता से हम नहीं मिलते हैं? कौन पार्टी के नेता से हम बातचीत नहीं करते हैं? किससे हमारे अच्छे संबंध नहीं? देखिए, किसी से मिलना, किसी से बातचीत करना संबंध एक अलग चीज है, लेकिन राजनीति में जो लोग भी, और खास करके हमारे पार्टी के जो भी साथी हैं, उनकी कुछ परेशानी होती है तो अपनी बात को रखता है, लेकिन सब लोग नीतीश बाबू के नेतृत्व में विश्वास करते हैं और मजबूती के साथ उनके साथ हैं और रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत की। तेजस्वी ने समारोह का वर्चुअली शुभारंभ किया। 5 जुलाई को आरजेडी के स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पार्टी की रजत जयंती मनाई जा रही है, जिसे लेकर आज से ही समारोह की शुरुआत की गई। कल 11 बजे लालू प्रसाद स्थापना दिवस समारोह का विधिवत तरीके से उद्घाटन करेंगे। तो पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पे मौजूद हैं। श्याम रजक हैं, तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, मनोज झा। और देखिए, इस मौके पर राजद सांसद मनोज झा ने कहा, स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी हावी हैं। बिहार का जो मॉडल इन्होंने विकसित किया था ना, जहां जनप्रतिनिधियों को खत्म कर दिया जाए, जो बात लगातार नेता प्रतिपक्ष कहते रहे हैं कि 5 ब्यूरोक्रेट का कॉकस चला रहा है राज्य को, आज उनके मंत्रीगण कह रहे हैं। आपके नेता बोले कि बहुत कम दिन सामने सरकार। जाहिर है, इस तरह के विरोधाभास में कौन सी सरकार चलेगी? ये सरकार चलेगी तो बिहार ही नहीं चलेगा। वहीं कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती है। चिराग और पारस दोनों गुट अपने अपने तरीके से इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग जहां कल से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, वहीं पशुपति पारस गुट जयंती समारोह मनाने की तैयारी में है। दोनों गुटों की ओर से पटना में अलग अलग पोस्टर भी लगाए गए हैं। पोस्टर के बहाने दोनों गुट खुद को असली एलजेपी साबित करने की कोशिश में है। देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। चिराग और पारस खेमे में बढ़ चुके लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों खेमों के लिए 5 जुलाई का दिन बेहद अहम है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती है इस दिन, और इस दिन दोनों खेमे अपनी अपनी शक्ति आजमाइश को लेकर खासी कवायद कर रहे हैं। एक तरफ जहां रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इस दिन हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, वहीं दूसरी ओर उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस ने जयंती समारोह मनाने का फैसला किया है। 5 जुलाई को पारस गुट लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती समारोह को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, और यह कार्यक्रम जो है लोजपा कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पशुपति कुमार पारस के अलावा उनके गुट के सभी सांसद और जो प्रमुख नेता हैं वो शिरकत करेंगे, इस बात की संभावना है। और पशुपति कुमार पारस पटना पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के पुत्र और जो सांसद हैं चिराग पासवान, वो आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और इसकी आगाज वो हाजीपुर से प्रारंभ करेंगे। यह सबको पता है कि हाजीपुर जो संसदीय क्षेत्र है, वहां के सांसद पशुपति कुमार पारस हैं, जो अपने गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और जाहिर सी बात है चिराग पासवान अपनी यात्रा के दौरान पशुपति कुमार पारस
को टारगेट पर रखे हुए हैं। दूसरी तरफ जो चिराग पासवान का जो दूसरा विरोधी गुट है उसमें किस बात को लेकर चर्चा होगी 5 जुलाई को। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट की साजिश की, जिसमें 3 आतंकी एनआईए की रिमांड में हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इसकी हर साजिश से जल्द पर्दा उठ जाएगा। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले में यूपी के कैराना से गिरफ्तार आरोपी कफील को एनआईए की टीम ने रिमांड पर ले लिया है। एटीएस की सुरक्षा में एनआईए की टीम कफील को बेउर जेल से लेकर एटीएस कार्यालय पहुंची, जहां उससे पूछताछ भी की जा रही है। उम्मीद है इस पूछताछ के दौरान कफील कुछ बड़ा खुलासा कर सकता है। और इस पूछताछ में अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं वो क्या हैं, अब ये भी जान लेते हैं। देखिए, आतंकी नासिर ने ऑनलाइन बम बनाना सीखा था, ये खुलासा किया है। वहीं इकबाल काना ने उसे बम बनाने की तालीम दी थी। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इकबाल ने नासिर को दोनों केमिकल के बीच पेपर रखने की बात कही थी, लेकिन नासिर ने दोनों केमिकल के बीच हार्डबोर्ड लगा दिया और इसी हार्डबोर्ड के चलते दोनों केमिकल नहीं मिल पाए। और आपको बता दें कि रामागुंडम और काजीपेट के बीच धमाका करने की साजिश रची गई थी। दोनों केमिकल नहीं मिलने की वजह से यह धमाका नहीं हो सका, लेकिन जब पार्सल को जंक्शन पर फेंका गया तब जाकर यह धमाका हुआ। एनआईए रिमांड पर आरोपियों से इन सवालों का जवाब तलाशना है, जिससे साजिश की हर परत खुल सके। सिकंदराबाद से कितने पार्सल कहां भेजे गए, ये एक सवाल है। वहीं देश में इस तरह के आतंक के कितने मॉड्यूल हैं। दरभंगा के अलावा ब्लास्ट की कहां साजिश रची गई है। वहीं आतंकियों के और कितने साथी इस पूरे साजिश में शामिल हैं, और इससे पहले किस किस आतंकी साजिश में शामिल हैं। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि पाकिस्तान में आतंकियों के और कितने आका हैं। एनआईए स्पेशल कोर्ट की लोक अभियोजक छाया मिश्रा ने कहा है कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में जो अभी तक इनपुट मिले हैं उससे साफ जाहिर है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए तैयबा का इसमें हाथ है। तो कनेक्शन एविडेंस मिल रहा है, फंडिंग क्या ये जो आतंकी संगठन जो है, क्या नाम है इसका, लश्कर तैयबा का ये काना जो है उसका इकबाल काना का जुड़ा हुआ है। और ये जो सलीम जो है वो जाता था और वो बम बना के सीख के आता था और वो निरंतर उसके कनेक्शन में रहता था।
किशनगंज और नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से जिले में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कनकई, रतुआ और कौल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण जिले के टेढ़ागाछ, बहादुरगंज में स्थिति और खराब होती जा रही है। कई जगहों पर सड़क भी कट चुका है। कई लोग सुरक्षित ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। गांव से निकलने के लिए हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किए हैं, न हम लोग का सरकार कुछ दिया है। बस हम लोग भगवान का भरोसा जी रहे हैं। बस यही कि अब हम लोग को कैसे क्या होगा नहीं होगा जाने महादेव। हम लोग को कुछ नहीं कर, हम लोग अब घर में पानी घुस रहा है। अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, जिला परिषद के सदस्य ने भी जल्द से जल्द लोगों की मुश्किलों को दूर करने की मांग की है। और जल निस्सरण से आग्रह करता हूँ कि समय रहते जल निस्सरण का काम एवं प्रधानमंत्री सड़क जो कट गया है और कट रहा है, इसका जो है समय रहते हुए जल्द से जल्द करने की कृपा किया जाए। वहीं बगहा में लगातार हो रही बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। जल जमाव के चलते दर्जनों मोहल्ले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल, विद्युत ग्रिड, बिजली दफ्तर, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मवेशी अस्पताल समेत तमाम जगहों पर पानी घुस गया है। वहीं बेतिया के मझौलिया में सिकरहना और पहाड़ों नदी फिर से उफान पर है। 20 दिनों के अंदर दूसरी बाढ़ आने से गांव, घर, मंदिर, स्कूल सभी जगहों पर पानी घुस गया है। मझौलिया प्रखंड के परसा डुमरिया गांव में तो स्थिति और भी भयावह है। पानी से वार्ड नंबर 6, 7, 8 टापू में तब्दील हो गया है। लोगों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मुसीबत में उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे बचाना मुश्किल है। पैदा हुए हैं तब से यही बाढ़ की वजह से हम परेशान हैं। आज तक भी परेशानी हालत में हैं। आज अगर किसी बच्चे को तबीयत खराब हो जाए या बूढ़ा के किसी तबीयत खराब हो जाए, चाहे अगर कोई ऐसा हालत हो जाए तो विशान नहीं है हम लोग को दफनाने के लिए, या कोई ऐसा मतलब सुविधा नहीं है जो हम लोग यहाँ से निकल पाए। डांडा भर, छाती भर, यहाँ तक काला भर तक पानी पूरा सड़क भरा हुआ है। ये भाई चारों तरफ से पानी के घेरे में बंद हम यहाँ से बहुत प्रॉब्लम बाटे। कोई अगर बीमार पड़ जाता तो हमें दिक्कत बा, हर चीज़ के प्रॉब्लम बा। यहाँ रोड तो ऐसे ही बाटे जे गोड़ में चल जाता तो लाग के जब नोह फूट जाता, गोड़ फूट जाता, गिर जाता, आदमी भर मुँह पानी हो जाता। अररिया के सिकटी प्रखंड के पड़रिया गांव में नूना नदी तबाही मचा रही है। पड़रिया पंचायत के सालागुड़ी में सड़क पर कमर भर पानी बह रहा है। नदी की तेज धारा तेजी से गांव की तरफ बढ़ रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी की तेज धार को पार कर रहे हैं। लोग अपने साथ अपनी गाय, अपने सामान भी ले जा रहे हैं। उन्हें भारी दिक्कतों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। और सुपौल में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। निर्मली क्षेत्र में तिलयुगा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। सड़कें और नलियां डूब गई हैं। बाढ़ की वजह से प्रभावित क्षेत्र के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पानी भर गया है, पूरे हम भरा हुआ है, बेकार है, जाने आने में बहुत। घर में पानी है, फिर खाना वगैरह कहाँ पका रहे हैं? क्या करेंगे, ऐसे रहते हैं भूखे, कभी काल ऐसे चूड़े तुरे ला के खा लेते हैं। हम लोग पानी 1 हफ्ता से घुसल छे। आप खाए पिए के बहुत दिक्कत है छे। घर में दाना पानी नहीं छे, आ पानी से छे घर घर में भेल। शिकायत की है कहीं? शिकायत कोई सुने नहीं छे, कोई आवे नहीं छे देखे ला। बांका के बाराहाट में उत्पाद विभाग की टीम ने एक ट्रक से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की है। इस पूरे मामले में एक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद विभाग की कार्रवाई की जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी। शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग के द्वारा जितनी ही सख्ती की जा रही है, उस सख्ती की काट को लेकर शराब माफिया तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि ट्रक देखने में खाली लग रहा है,
लेकिन ट्रक के आधे हिस्से में सेक्रेट चैम्बर बना हुआ है और सेक्रेट चैम्बर में करीब 300 पेटी विदेशी शराब है जिसकी कीमत लाखों रुपए में आकी जा रही है। क्या कहेंगे आप? सुबह में जब हम लोग वाहन जांच हमारी टीम कर रही थी, प्रमोद कुमार वन निरीक्षक थे वहाँ, तो उनके द्वारा इस ट्रक को पीछा करके पकड़ा गया। या देखने में पीछे से खाली लगता है, इसके बॉक्स में करीब 300 पेटी शराब है। ड्राइवर से पूछताछ में बताया है कि उसे धनबाद में गोविंदपुर में किसी लायन होटल के आसपास ये ट्रक हैंड ओवर किया गया है और यह मुजफ्फरपुर लेके जाने वाला था। किसी मास्टर साहब का नाम बता रहा है, नाम नहीं मालूम है, केवल मास्टर साहब रामदयालु मुजफ्फरपुर, उन्हीं का यह शराब है। अगर उत्पाद अधीक्षक की बात मानी जाए तो शराब माफिया तरह तरह के हथगंडे अपनाते हैं, लेकिन उनके हथगंडे के तोड़ के लिए ये लोग भी सजग हैं और गुप्त सूचना के आधार पर ये लोग कार्रवाई कर लाखों रुपए के शराब आज जब्त किए हैं। आगे देखना है कि इनकी जांच में क्या आता है और इसके पीछे किस माफिया का हाथ है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।